हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ही होंगे दोस्तों मैं 2-3 दिनों से वीडियो डेली अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं संघ लोक सेवा आयोग के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। इससे पहले हमने संघ लोक सेवा आयोग के महत्वपूर्ण फैक्ट और परिचय के बारे में जाना था। आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जिसमें भाग 14 जो कि संघ लोक सेवा आयोग का जिसमें वर्णन है भाग 14 में, जिसमें अनुच्छेद 308 से 323 तक वर्णन किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेदों को। तो भाग 14 जो है, भाग 14 में 2 अध्याय। पहला अध्याय सेवाओं के बारे में बात करता है, जो लोक सेवक हैं उनकी सेवाओं के बारे में। और अध्याय 2 बात करता है लोक सेवा आयोग के बारे में, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा आयोग हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सेवाएं हैं वह अनुच्छेद 308 से 314 तक इसमें बात की गई है अध्याय 1 में। तो सबसे पहले हम अध्याय 1 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि अध्याय 1 लोक सेवकों की सेवाओं के बारे में बातें करता है। तो अनुच्छेद 308 क्या कहता है? अनुच्छेद 308 जो है वह राज्यों की परिभाषाओं के बारे में बात करता है। और ये याद रखिएगा कि मैं आपको ओनली इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद ही बता रही हूँ, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ही बता रही हूँ, है ना। तो अनुच्छेद 308 राज्यों की परिभाषा के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 309 जो है, अनुच्छेद 309 सिविल सेवकों की सेवा शर्तों के बारे में बात करता है। सिविल सेवकों की जो सेवा शर्तें हैं उसके बारे में बात करता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये संघ लोक सेवा आयोग है। तो संघ लोक सेवा आयोग की सेवा शर्तें कौन निर्धारित करेगा? तो संघ लोक सेवा आयोग की सेवा शर्तें संसद निर्धारित करती है। और स्टेट पीएससी मतलब कि राज्य लोक सेवा आयोग जो है, तो राज्य लोक सेवा आयोग की सेवा शर्तें कौन निर्धारित करेगा? राज्य विधानमंडल निर्धारित करेगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं अनुच्छेद 310(1). अनुच्छेद 310(1) में दिया हुआ है संघ एवं राज्य क्षेत्रों की पदावधि। 10 में संघ एवं राज्य क्षेत्रों की पदावधि के बारे में बात की गई है। तो दोस्तों, जो संघ एवं राज्य क्षेत्रों की पदावधि जो होगी, तो जो संघ लोक सेवा आयोग है इसमें राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक इनकी पदावधि रहेगी। मतलब कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग उन लोक सेवकों को रख सकता है। और स्टेट पीएससी के राज्यपाल की है प्रसाद पर्यंत, मतलब कि राज्यपाल जब तक चाहे उन्हें सेवाओं में रख सकता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि अनुच्छेद 310 तो क्या कहता है। तो अनुच्छेद 310 तो कहता है इनकी हटाने की प्रक्रियाओं के बारे में वर्णन करता है। तो यह कहता है कि यूपीएससी जो है, यूपीएससी के जो लोक सेवक हैं उन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। और स्टेट पीएससी के जो लोक सेवक हैं उन्हें राज्यपाल द्वारा हटाया जाएगा। अनुच्छेद 310 में पदावधि है, 310(1) में पदावधि, 310(2) में राष्ट्रपति और जो संघ लोक सेवा आयोग है उन्हें लोक सेवकों को राष्ट्रपति हटाएगा। और स्टेट पीएससी के जो लोक सेवक हैं उन्हें राज्यपाल हटाएंगे, ये वर्णन करता है। इसके बाद हम देख लेते हैं 311। अनुच्छेद 311 कहता है कि हटाने की शर्तें क्या क्या होंगी। हटाना तो है, लेकिन हटाने की शर्त क्या होगी? तो ये 311 अनुच्छेद 311 इसका वर्णन करता है। दोस्तों 310 जो है, 310 पदावधि की बात करता है, 310(2) हटाने की बात करता है। और अनुच्छेद 311 हटाने की शर्तों के बारे में बात करता है। तो अनुच्छेद 311 जो है हटाने की शर्तें क्या क्या होंगी ये बताएगा। तो 311(1) में हम देखते हैं। तो 311(1) में नियुक्ति करने वाले के द्वारा ही हटाया जाएगा। जो भी व्यक्ति इन्हें नियुक्त करेगा उसी के द्वारा इन्हें हटाया जाएगा। जैसे संघ लोक सेवा आयोग में राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति हटाएंगे। राज्य लोक सेवा आयोग में राज्यपाल नियुक्त करते हैं तो राज्यपाल हटाएंगे। उसी तरह
311(2) कहता है कि सुनवाई का अधिकार लेकिन इन्हें होगा, बिना सुनवाई के अधिकार के इन्हें हटाया नहीं जा सकता। जो भी ये हमने सारे आयोगों में पढ़ा है कि बिना सुनवाई के किसी को भी पद से नहीं हटाया जाएगा। तो ये तो उन सबको याद रहेगा ही और पता होना ही चाहिए कि सुनवाई का अधिकार हर आयोगों में दिया हुआ है, सुनवाई के बाद ही इन्हें पद से हटाया जा सकता है। तो आ गया समझ में। 310(1) पदावधि की बात करेगा, संघ एवं राज्यों के लोक सेवकों की पदावधि। 310(2) हटाने की प्रक्रिया के बारे में बात करता है। 310(11)(1) हटाने की शर्तों के बारे में बात करता है और 311(2) सुनवाई के अधिकार के बाद हटाने की बात करता है। अब इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 312 के बारे में। तो दोस्तों मैंने अनुच्छेद 312 को तो पहले भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया है। यह 312 अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बात करता है। तो अखिल भारतीय सेवाएं हमारी कितनी हैं, आप लोगों को मैंने बताया है कि हमारी अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं वह 3 हैं, IAS, IPS और IFOS, है ना। तो भारतीय वन प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। तो अनुच्छेद 312(1) इसी के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 312(1) में कहा गया है कि संसद राज्यसभा में उपस्थित मत देने वाले के 2/3 बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवा का गठन करेगी, है ना। कौन करेगी? संसद करेगी। तो 1 जुलाई 1966 में भारतीय वन सेवा का गठन किया गया। और प्रशासनिक सेवा का तो जब भारत आज़ाद हुआ 26 जनवरी 1950 से ही भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की शुरुआत हो गई थी। अब अनुच्छेद 312(2) है, यह कहता है, ये जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उनके बारे में बात करता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय वन सेवा, इसके बारे में बात करता है। दोस्तों 312 और 313 तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इन्हें नहीं पढ़ाऊँगी। अब इसके बाद हम अब हम देखते हैं अनुच्छेद 315 अध्याय 2 के बारे में। हमने अध्याय तो 1 कंप्लीट कर लिया है। तो अध्याय 1 कंप्लीट करने के बाद मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। दोस्तों हमने सबसे पहले क्या देखा? अनुच्छेद 308। अनुच्छेद 308 हमने देखा, तो 308 में राज्यों की परिभाषा के बारे में बात की गई है। फिर 309 में हमने देखा सिविल सेवकों की सेवा शर्तों की बात की गई है, सेवा शर्तों की बात की गई है। फिर 310 में हमने देखा सिविल सेवकों की सेवा शर्तों, जिसमें स्टेट और संघ लोक सेवा आयोग दोनों की बात की गई है। फिर 310 में हमने देखा संघ एवं राज्यों की लोक सेवकों की पदावधि, है ना, पदावधि के बारे में हमने देखा। फिर हमने देखा कि 310(2) कहता है कि इसमें हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, इसके बारे में हमने देखा। तो हटाने के बारे में देखा। 311 में हमने देखा हटाने की शर्तें, तो याद रहेगा। अनुच्छेद 308 राज्यों की परिभाषा के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 309 सेवा शर्तों के बारे में बात करता है, संघ और राज्य दोनों के लोक सेवकों की। अनुच्छेद 310 पदावधि के बारे में बात करता है, संघ एवं राज्य दोनों की। अनुच्छेद 310 हटाने के बारे में बात करता है, हटाने की प्रक्रिया के बारे में। ये 1 है और ये 2 है। और 311 हटाने की शर्तों के बारे में बात करता है, लोक सेवकों की। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अध्याय 2 हम देखते हैं, जिसमें लोक सेवा आयोग के बारे में बात की गई है। तो लोक सेवा आयोग भी 3 तरह की इसमें बताई गई हैं। दोस्तों चलो हम आगे पढ़ते जाएंगे और मैं आपको समझाते जाऊंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 315(1) के बारे में। तो अनुच्छेद 315(1) लोक सेवा आयोग का गठन के बारे में बात करता है। लोक सेवा आयोग का गठन कैसे होगा? संघ एवं राज्यों में लोक सेवा आयोग के गठन की बात 315(1) बातें करता है। अब 315(2) संयुक्त लोक सेवा आयोग के बारे में बात करता है। अब बोलोगे आप लोग कि मैम ये संयुक्त लोक सेवा आयोग क्या है? तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि 2 राज्य मिलकर एक लोक सेवा आयोग बनाएंगे, उसे संयुक्त लोक सेवा आयोग कहा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि
जैसे छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ और हमारा एमपी है, तो दोनों मिलकर एक लोक सेवा आयोग बनाएंगे तो दोनों संयुक्त लोक सेवा आयोग कहलाएंगे। दोनों की परिभाषा, दोनों के जो एमपीपीएससी के एग्ज़ाम होंगे वो एमपीपीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं दोनों मिलकर एक पीएससी एग्ज़ाम कराएंगे, तो यही संयुक्त लोक सेवा आयोग कहलाएगा। समझ आ गया होगा दोस्तों। अब अनुच्छेद 316 कहता है नियुक्ति, योग्यताएं, पदावधि व त्यागपत्र, इतनी सारी बातें करता है। तो लोक सेवकों की नियुक्ति, योग्यताएं, पदावधि व त्यागपत्र कैसे देंगे इसकी बातें करता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 316(1) में अध्यक्ष तथा सदस्यों की जो लोक सेवा आयोग का गठन होगा, लोक सेवा आयोग का गठन होगा, जो लोक सेवा आयोग बनेगा अपने स्टेट में और संघ में, तो दोनों में जो इसके अध्यक्ष होंगे, सदस्य होंगे, इनकी नियुक्ति तथा योग्यता की बात कही गई है। तो अध्यक्ष जो होंगे, तो अध्यक्ष यूपीएससी और जॉइंट पीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और स्टेट पीएससी की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, है ना। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करेंगे, ये याद रखिएगा। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, तो यूपीएससी और जॉइंट पीएससी की राष्ट्रपति करेंगे और स्टेट पीएससी की राज्यपाल करेंगे, ये याद रखिएगा। इसके बाद इनकी योग्यताएं देख लेते हैं। तो योग्यताएं में जो है, आधे सदस्यों को भारत और राज्य सरकार में 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। बस आधे सदस्यों को भारत और राज्य सरकार में, भारत के लिए गठन हो रहा है तो भारत के लिए, और राज्य के लिए गठन हो रहा है तो राज्य के लिए कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है, प्रशासनिक अनुभव। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 311(1)(a), अनुच्छेद 316(1)(a) कार्यकारी अध्यक्ष की बात करता है। अब ये कार्यकारी अध्यक्ष क्या होंगे इसके बारे में मैं बता देती हूँ। अध्यक्षों की अनुपस्थिति में कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है। जैसे आयोग में अध्यक्ष नहीं है तो उनकी जगह पर आयोग के किसी भी सदस्य को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। तो 316(1)(a) कार्यकारी अध्यक्ष की बात करता है। तो कार्यकारी अध्यक्ष को भी कौन नियुक्त करेगा, तो संघ लोक सेवा आयोग के जो कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होंगे और स्टेट पीएससी के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होंगे। बस कोई अंतर नहीं है, बस ये याद रखना है कि जो जॉइंट पीएससी यही कंफ्यूज कर सकता है, तो जॉइंट पीएससी के भी राष्ट्रपति ही करते हैं नियुक्ति, ये याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 316(2) है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि व त्यागपत्र की बात करता है। तो अध्यक्ष और सदस्यों की जो पदावधि होगी वह होगी 6 वर्ष, अधिकतम आयु 65 वर्ष। यूपीएससी के संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे उनकी आयु होगी 65 वर्ष और 6 वर्ष, और 62 वर्ष होगी स्टेट पीएससी और जॉइंट पीएससी की। ये कन्फ्यूजन यहाँ पर है कि एज के बारे में। तो आयु की बात अगर हम करें तो संघ लोक सेवा आयोग की याद रखिएगा कि उसमें ज़्यादा आयु है, और जो स्टेट और जॉइंट है इसमें कम आयु है ना, ये याद रखिएगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं अध्यक्ष सदस्यों के त्यागपत्र के बारे में। तो त्यागपत्र जो है स्टेट पीएससी और यूपीएससी और जॉइंट पीएससी की राष्ट्रपति को ये त्यागपत्र देंगे और स्टेट पीएससी के राज्यपाल देंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जो भी नियुक्त करेंगे वही इन्हें हटाएंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं अनुच्छेद 316(3). अनुच्छेद 316(3) कहता है पुनः नियुक्ति नहीं होगी इन लोगों की, अध्यक्ष हो या सदस्य हो, चाहे राज्य के हो चाहे संघ के हो, दोनों की पुनः नियुक्ति नहीं होगी। अब अनुच्छेद 317 बात करता है अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया के बारे में। तो अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया कैसे होगी, तो यूपीएससी, जॉइंट पीएससी और स्टेट पीएससी, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो कौन हटाएगा इन्हें हटाएंगे राष्ट्रपति ही, चाहे वो यूपीएससी का हो, जॉइंट पीएससी का और स्टेट पीएससी का हो। अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति ही करेंगे, यूपीएससी, स्टेट पीएससी या जॉइंट पीएससी, तीनों में से जो भी हो। अब इसके बाद किस कारण से इन्हें
आधार साबित कदाचार के आधार पर इन्हें हटाया जाएगा। प्रक्रिया अनुच्छेद 145 के तहत उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद इन्हें हटाया जाएगा। साबित कदाचार, अगर उन्हें कोई भी क्राइम किया है तो वह साबित हो जाता है, साबित कदाचार का मतलब, तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है बाध्यकारी सलाह के आधार पर। तो ये उच्च न्यायालय की जांच के बाद इन्हें हटाया जाएगा और जांच के बाद 317(2) में निलंबन कर दिया जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि 317(3) क्या कहता है। तो अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने के अन्य आधार भी होंगे। 317(3) में अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने के अन्य आधार के बारे में बात की गई है। तो अन्य आधार जो कि सारे आयोगों में है कि दिवालिया हो, अन्य लाभ के पद पर ना हो, शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता हो, विकृत चित्त ना हो, ये सारी चीज़ें जो हैं अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने के आधार बताए गए हैं। अब इसके बाद 317(4) जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे इसके कार्यों के बारे में। संघ लोक सेवा आयोग के जो कार्य हैं, लोक सेवकों के जो कार्य हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। एक बार मैं फिर से इन्हें बता देती हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो 315 जो है 315(1) लोक सेवा आयोग के गठन की बात करता है। 315(2) संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन की बात करता है। फिर 316 अनुच्छेद 316 नियुक्ति, योग्यता एवं पदावधि के बारे में बात करता है। नियुक्ति, योग्यताएं, पदावधि एवं त्यागपत्र की बात करता है। 316(1) बात करता है अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति एवं योग्यता के बारे में। फिर 316(1) बात करता है कार्यकारी, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिए, कार्यकारी अध्यक्ष के बारे में, जिसमें नियुक्ति योग्यताएं जो है राष्ट्रपति, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे, स्टेट पीएससी की राज्यपाल करेंगे। फिर 316(1) में कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, स्टेट पीएससी में राज्यपाल 316(1) कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति यूपीएससी के राष्ट्रपति करेंगे और स्टेट पीएससी की राज्यपाल करेंगे। 316(2) में पदावधि तो यूपीएससी की 6 वर्ष और 65 वर्ष है, और स्टेट पीएससी और जॉइंट पीएससी की 65 वर्ष और 6 वर्ष है। फिर त्यागपत्र जॉइंट पीएससी और यूपीएससी के राष्ट्रपति को देंगे और स्टेट पीएससी की राज्यपाल को देंगे। इसके बाद 316(3) में पुनः नियुक्ति नहीं होगी। 317 में हटाने की प्रक्रिया की बात की गई है। अनुच्छेद जिसमें कि यूपीएससी, जॉइंट पीएससी और स्टेट पीएससी को राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाएगा, तीनों को, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद 317(2) जांच के दौरान इन्हें निलंबित किया जाएगा। 317(3) अन्य आधार जो कि दिवालिया, विकृत और शारीरिक अक्षमता, अन्य लाभ के पद पर ना हो, तभी इन्हें पद से हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको जल्दी से पढ़ा के और रिवाइज भी करवा दिया है। शायद आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों मैं इतनी मेहनत करके वीडियो आपके लिए बना रही हूँ, तो अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे वीडियो को। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।